पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विमान से उतरने से पहले नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला। रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरो मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह पहली रूस यात्रा है। मॉस्को में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। रूस के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 41 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद मोदी रूस पहुंचे और उनका पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी ये है। पीएम मोदी का रूस दौरा कई मायनों में अहम रहेगा और हम आपको लेकर चलेंगे सीधा मॉस्को, जहां से हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन जुड़ेंगे और आपको बताएंगे इस दौरे की डिटेल। लेकिन ये दौरा अपने आप में ख़ास है क्योंकि रूस और रूस के बाद ऑस्ट्रिया जाना है प्रधानमंत्री मोदी को। वैश्विक परिस्थितियों में रूस के साथ भारत की मित्रता पहले की तरह बरकरार है और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते सही रहे, बैलेंस्ड रहे, संतुलित रहे। बल्कि व्यापार के मोर्चे पर रूस की तरफ से भारत ने कुछ अच्छी डील्स भी किए, खास करके तेल गैस के मामले में। तो जो मौजूदा स्थितियां हैं विश्व की, उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा खासी अहमियत रखता है और प्रधानमंत्री आज मॉस्को पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत वहां पर किया गया। रूस की सरकार की तरफ से उप प्रधानमंत्री उन्हें रिसीव करने आए थे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की है। चलिए, इस खबर पर आपको अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं मुंबई की बारिश की। बीती रात से मुंबई में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। सड़क से लेकर पटरियां पानी पानी नजर आ रही है। रेलवे, लोकल ट्रेन समेत हवाई उड़ानों पर भी भारी बारिश का असर पड़ा है। मुंबई के अधिकांश हिस्सों पर सड़कें दरिया बनती हुई दिखाई दे रही हैं और भारी बारिश का असर एयरपोर्ट पर भी पड़ा, उड़ानों पर भी पड़ा। इंडिगो ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो ने बताया कि मुंबई में लगातार बारिश के चलते फ्लाइट्स के डिपार्चर और अराइवल पर असर पड़ सकता है। कृपया एयरपोर्ट निकलने से पहले अपने फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस जान लें। इसके अलावा इंडिगो ने प्रभावित होने वाली उड़ानों के यात्रियों को पूरा रिफंड या दूसरी फ्लाइट में टिकट बुक करने का ऑप्शन दिया है। वहीं विस्तारा एयरलाइंस ने भी अपने यात्रियों को अलर्ट किया है। मुंबई एयरपोर्ट के मुताबिक कल देर रात से अब तक 27 उड़ानों को मुंबई से डाइवर्ट किया जा चुका है और मुंबई के साथ पूरे देश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने देश के 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। और अब आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और गोवा की तस्वीरें। कैसे मॉनसून ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। उत्तराखंड के चंपावत में एसडीआरएफ ने 30 लोगों को रेस्क्यू किया। चंपावत के जगपुरा इलाके में बाढ़ की वजह से 30 लोग फंस गए थे। वहीं राजस्थान के पिलोडी इलाके में लोगों के घरों तक पानी घुस आया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मूसलाधार बारिश से जटाशंकर धाम डूब गया है। असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। असम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 8 लोगों के जान जाने की खबरें मिली है। गोवा में भारी बारिश का अलर्ट है। गोवा सरकार ने पूरे राज्य के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। और अब बात करते हैं बाजार की। लगातार रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे बाजार में आज कंसोलिडेशन देखने को मिला। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग रही। सेंसेक्स 36 पॉइंट गिरा और 79,960 पर बंद हुआ। निफ्टी 3 अंक गिरकर 24,321 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हुई है। बैंकिंग शेयरों के साथ मेटल फार्मा शेयरों पर भी दबाव दिखा। एफएमसीजी, पीएससी, एनर्जी शेयरों में खरीदारी रही।
और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मॉस्को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर निकले। हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए आज क्या खास रहा और आगे आने वाले दिनों में रूस में क्या खास रहने वाला है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में? देखिए, मैं जहाँ पहुँचा हूँ और जय हिंद जय भारत आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको दिखा दूँ नज़ारे। अगेंस्ट लाइट हूँ इसीलिए मैं नहीं खड़ा हूँ, लेकिन हम सीधा देखिए, हमें यहाँ क्रेमलिन दिख रहा है और धूप के नीचे मॉस्कोवा नदी के तट पे अगर आप देख रहे हैं तो ये रूसी पार्लियामेंट है जिसको कि क्रेमलिन कहा जाता है। वहाँ उसके पार्लियामेंट के सदन के अंदर ही वहाँ पर चर्च भी है। आप देख रहे हैं कॉप्टिक चर्च के आपको शॉट्स दिख रहे हैं। अब ये धूप में बर्न हो रहा है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, लेकिन ये वही एरिया है जहाँ पर कल द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है भारत और रूस के डेलीगेशंस के बीच में, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन करने वाले हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत होने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत इस विश्व पटल पर विश्व गुरु बनना चाहता है, दुनिया के नंबर 3 इकोनॉमी बनना चाहता है, तो हम और आप समझते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। भारत और रूस के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक ट्रेड इम्बैलेंस है जिसे कहा जाता है। तो इस ट्रेड इम्बैलेंस को हमको बराबर करने के लिए भारत क्या सुझाव लेके जाता है रूस के पास कि देखिए, हम आपसे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स तो कर रहे हैं ऑयल की, $65 बिलियन की अगर ओवरऑल टर्न ये है एक्सचेंज है ट्रेड का, सिर्फ 4 बिलियन भारत रूस को एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंपोर्ट हम करीब 60 बिलियन का कर रहे हैं। तो इस नंबर को बदलने की आवश्यकता है। तो भारत क्या प्लान लेके जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है। एक बात है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स वहीं पर बनाना शुरू करें और सिर्फ अपनी आपूर्ति के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए करना शुरू करें, तो एक वो हमें और रशिया को पार्ट सप्लाई करना शुरू करें। दूसरी बात है कि क्या हमारे पास सेंट्रल यूरोपियन मार्केट्स और सेंट्रल एशियन मार्केट्स वाया रशिया एंटर करने की हमारे पास कुवत है कि नहीं, और उधर जो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स है क्या हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी बातें आवश्यक हैं। बहुत सुंदर शहर है मॉस्को। एक जैसे कहते हैं ना कि कल्चरल एफिनिटी, आप जब यहाँ उतरते हैं, हाँ दुनिया दूसरे, ऐसा लगता है दूसरे देश में आए हैं, दूसरे लोगों में आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चरल सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी दिखती हैं। आदतों में सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं, परिवार और जिस तरह से हम लोग रहते हैं, खान पान, और जिस तरह से एक सर्कल होता है वैसा उसमें हमको काफ़ी कुछ दिखता है। लेकिन रशिया के अंदर हमारे पास सीखने के लिए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ है और पार्टनरशिप भी बहुत कुछ है। स्ट्रेटेजिकली आप देखें तो बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकली मायने रखता है ये विजिट। एक तरफ वहाँ बाइडेन ने नेटो की मीटिंग बुलाई है, दूसरी तरफ यहाँ पुतिन से मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। 2 साल हो गए हैं रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को, जिसकी वजह से ग्लोबल साउथ इम्पैक्ट हो रहा है, भारत को तकलीफ हुई है। यूक्रेन जो कि दुनिया के लिए वीट बास्केट या ब्रेड बास्केट कहा जाता था, वहाँ से पूरी तरह से प्रोडक्शन बंद हो गया है और सप्लाईज बंद हो गई हैं। एनर्जी क्राइसिस को हमने किसी तरह से अवॉइड किया क्योंकि हमने तेल इंपोर्ट किया और फिर उसको क्रूड को प्रोसेस करके हम वेस्टर्न नेशंस को भेज रहे हैं। तो एक वाया मीडिया मिल गया कि ग्लोबली ऑयल प्राइसेस थोड़े से स्टेबलाइज हुए हैं, हाँ बढ़ गए हैं, लेकिन और भारत में अगर हम अभी भी 100 के अंदर का रेट भर रहे हैं, वो इसीलिए भर रहे हैं क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, वरना हमें कोई हमारे पास ये होती नहीं, एबिलिटी नहीं होती। कम से कम 350-400 रुपए पर लीटर तक का तेल की कीमतें पहुंच जाती। तो ये सारी बातें हैं। तो कई सारे विषय हैं जिसको कि हमें नेविगेट करने पड़ेंगे, जिससे हमें नेगोशिएट करने पड़ेंगे। कितनी अच्छे तरह से हम ये कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, रूस के लिए हम बहुत क्रिटिकल हैं क्योंकि विश्व पटल पर G20 के बाद भारत की साख बढ़ी है। ग्लोबल साउथ के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेवलपिंग नेशंस का केस स्टडी है। तो रूस ने अगर हमको बैक किया है तो मुश्किल वक्त में दोस्त नहीं काम आएगा तो कब कौन काम आएगा। और भारत भी ये कह रहा है चलो मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा। कहीं ना कहीं हम दुनिया को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वेस्टर्न नेशंस को कि देखो भाई, हमसे दोस्ती करो लेकिन पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम मत करो, ये फाइव आइज का खेल मत करो, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट मत करो। दोस्ती कर रहे हो तो निभाओ, जैसे भारत और रूस आपस में 7 दशकों से ज़्यादा से निभाते आ रहे हैं। तो कई सारे मैसेजेस हैं जो कि दिए जाएंगे। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब से थोड़ी देर में रात के करीब 9:30 बजे IST प्रीति भोज यानी कि डिनर होगा। 1-on-1 PM मोदी और व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे। तो कैसे उनकी वेलकम होती है और कैसे बाय बाय होता है 2 घंटे की वार्ता के बाद, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, क्योंकि वो उसी से टोन पता लग जाएगा। पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स, तो बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता लग जाएगा। जी, तो ये दौरा जैसे जैसे अनफोल्ड होगा चीज़ें और स्पष्ट होंगी। लेकिन आनंद, ये बताइए, ऑस्ट्रिया इसमें जो अगला एडिशन है, तो रूस के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं और समझते भी हैं। ऑस्ट्रिया का दौरा प्रधानमंत्री का, इसको किस तरीके से देखना चाहिए भारत से?
देखिए, ऑस्ट्रिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ से, अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन की तरफ से, और एक वर्क फोर्स, लेबर फोर्स की तरफ से आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया एक न्यूट्रल एंटिटी रहा है अभी तक। यूरोप में अगर आप देखें, वो उसने किसी को उतना ज़्यादा ना इस तरफ लीन किया ना उस तरफ लीन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लास्ट टाइम भी जब गए थे, और एक कॉन्वर्सेशन भारत का रहा है, एंगेजमेंट उनका रहा है, तो कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स में एंट्री करना और स्ट्रेटिजिकली इसको कैसे देखा जाए। भारत की अभी सबसे बड़ी डिमांड एनर्जी की है, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीज़ों पर काम की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं लेबर फोर्स आदान प्रदान, वर्क फोर्स आदान प्रदान, ये सारे मायने इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए वियना भी इंटरेस्टिंग मूव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऐसे देश में जा रहे हैं जिसने अभी तक खुलकर कोई ऐसा पोजीशन नहीं लिया है। और अगर नेटो देशों की बात करें तो उसका एंगेजमेंट नेटो देशों के साथ भी है। तो क्या ऑस्ट्रिया के थ्रू रशिया का कोई मैसेज लेके जाते हैं प्रधानमंत्री, ये अलग बात है, ये साइडलाइंस में देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद हमसे जुड़ने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर खास फोकस कर सकती है। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बजट में ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर के लिए बड़े ऐलान संभव है। पूरी खबर जानने के लिए चलते लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या प्लान्स है सरकार के? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सरकार ने अपना फोकस रखा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, वो आगे भी जारी रहेगा, और इसकी झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ग्रीन एनर्जी से लेकर के एथनॉल प्रोडक्शन, मेथनॉल प्रोडक्शन, रिन्यूएबल पावर, सोलर पावर और विंड एनर्जी, सबको लेकर माना जाएगा। और इसमें बता दूं कि सरकार ने 2028 तक सालाना 50 गीगावाट प्रोजेक्ट को बिड करने का लक्ष्य रखा है, तो उस तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। वैसे तो कदम कई सारे हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है, जिसकी झलक आपको बजट में मिलेगी, लेकिन 4 चीजें काफी महत्वपूर्ण है जिस पर नजर रखनी चाहिए, जिसकी संभावना है। पहला, जो प्रधानमंत्री के दिल के काफी करीब है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जो रूफटॉप सोलर स्कीम है, उसका सरकार आवंटन बढ़ा सकती है, क्योंकि 10 मिलियन घरों तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य लगभग समय से पहले पूरा कर लिया गया है। उसका सरकार दायरा बढ़ाएगी, उसका आवंटन बढ़ाएगी, उसका लक्ष्य और ज्यादा रख सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपको ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार ने 100 करोड़ से बढ़ा करके 600 करोड़ रुपए पहले ही बजट कर दिया है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन पर काफी ज्यादा निवेश की जरूरत है, तो सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी विशेष जोर दे सकती है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बजट का आवंटन बढ़ता हुआ आपको दिखे। तीसरा है एनर्जी ट्रांजिशन, जो अभी ग्रीन एनर्जी में नहीं है, उनको एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए इंसेंटिव पर जोर दिया जा सकता है इस बजट में। और चौथा, जो सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त बन के खड़ी है, वो है कि जो वेस्ट बनता है ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन से, जैसे कि सोलर वेस्ट हुआ, बैटरी का वेस्ट हुआ, उसका निस्तारण कैसे किया जाए। तो यहाँ पे खासतौर से EPR, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका एक फ्रेमवर्क इस बजट में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले नीति आयोग ने इस पर चिंता भी जताई थी। तो मुझे लगता है कि ये सारा आपको बजट के एक महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर निकल कर आएगा 23 तारीख को, जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और बजट को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की विश लिस्ट भी सामने आने लगी है। इस बजट से क्या चाहती है गोल्डमैन सैक्स, बता रहे हैं यतिन मोता। बजट ब्रोकरेज व्यू में आज सबसे पहला ब्रोकरेज हम लेने जा रहे हैं। कोशिश ये करेंगे हर एक दिन आपको एक ब्रोकरेज अपडेट दें, बजट के एक्सपेक्टेशंस क्या है और बड़े ब्रोकरेज हाउस क्या मान के चल रहे हैं। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स का वो जादुई आंकड़ा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट का करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो होगा 5.1%। यानी FY25 का जो बजट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट होगा वो 5.1 होगा, और अगले साल का जो एस्टिमेट होगा वो लगभग 4.5% होगा। और कहीं ना कहीं गोल्डमैन को लगता है कि सरकार का फोकस फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने पे होगा, बहुत ही डिसिप्लिन बजट रहना चाहिए। सरकार FY25 में क्या कर सकती है, एक बड़ा RBI का डिविडेंड है, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक कुशन है अपने वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट पे बहुत बड़ा असर नहीं डालेगा। अगर हम बात करें तो काफ़ी लिमिटेड स्कोप है किसी प्रकार का स्टिमुलस देना मिडिल क्लास को या जनरल स्टिमुलस देना बाजार को, लेकिन काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे स्पेंड्स आपको होता हुआ दिखेगा गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से। फोकस एरिया क्या रहेगा, देखिए जॉब क्रिएशन और लेबर हेवी जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ इंसेंटिव्स आते हुए देखेंगे आप, PLI आते हुए देखेंगे,
MSMEs के लिए खास ध्यान दिया जा सकता है इस बजट में। एक्सपोर्ट सेक्टर और एक्सपोर्ट स्कीम्स जितनी भी हैं उसको सरकार इस बजट के माध्यम से बढ़ावा देने की कोशिश करेगी फिर से एक बार। और ग्रीन फाइनेंसिंग उसको किस हिसाब से आगे बढ़ाया जाए वो भी एक खास फोकस रहेगा, क्योंकि सरकार के काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन और सोलार और दूसरे हाइड्रोजन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ग्रीन फाइनेंसिंग पे एक फोकस रह सकता है इस बजट में। सेक्टर्स कौन से दिखने हैं? 4 बड़े सेक्टर्स जो गोल्डमैन सैक्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां सरकार एक्शन ले सकती है। सबसे पहले रेलवेज, 5000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स, अपग्रेडेशन तो हो ही रहा है लेकिन नए ट्रैक्स लगेंगे हर साल। कहीं ना कहीं वो टारगेट आप रेलवे मान के चलिए सरकार अनाउंस कर सकती है। इसके अलावा टेक्सटाइल एक लेबर हेवी सेक्टर है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको दिखता है जॉब क्रिएशन, तो टेक्सटाइल पे खास फोकस रहेगा। खास करके PLI टेक्सटाइल अपैरल और टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में आ सकती है। पानी, पीने के पानी की योजना जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस पे रहेगी सरकार के, क्योंकि रूरल मार्केट्स में अभी भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो स्कीम पे बहुत ज़्यादा फोकस रह सकता है। और आखिर में टूरिज्म, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी जॉब क्रिएशन होती है पूरे के पूरे वैल्यू चेन में, तो टूरिज्म को भी किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उस पर फाइनेंसिंग किया जाए, ये भी सरकार का खास फोकस होगा। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई थी या फायदा उठाने वाले कुछ लोग हैं जिनकी पहचान की जा सकती है। सरकार को जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त मिला है और आज कोर्ट में क्या क्या हुआ बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। नीट की परीक्षा शुरू से ही विवादों में है। छात्रों के मुताबिक पेपर लीक हुआ है और छात्र परीक्षा को रद्द करके दोबारा से करवाने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज गर्मी की छुट्टियों के बाद दोबारा से खुला था और उस पूरे मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े तेवर इसको लेकर के दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 23 लाख छात्रों के भविष्य और कैरियर से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त शब्दों में पूछा कि आप बताइए कि कितना इसका दायरा कितना बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ तो हो सकता है कि इसका दायरा काफी बड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस परीक्षा के पेपर के लीक होने से कितने छात्रों को फायदा पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप इन सभी सवालों के जवाब हमें 2 दिन के अंदर दीजिए। अगर हमें लगता है कि परीक्षा की शुचिता कहीं से भंग हुई है तो हम इस परीक्षा को दोबारा से करवाएंगे। तो अगले 2 दिन के अंदर केंद्र सरकार को सारे सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट को देने होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर उनको लगता है कि पेपर की सैंक्टिटी कहीं भी प्रभावित हुई है तो ये परीक्षा दोबारा हो सकती है। तो 2 दिन के बाद इस मामले की सुनवाई दोबारा से कोर्ट के अंदर होगी। और अब घर खरीदने के वक्त ग्राहक के साथ होने वाले अग्रीमेंट में बिल्डर की मनमानी पर लगाम लग सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट में एक मॉडल एग्रीमेंट दाखिल कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर बने इसे बनाकर इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इसकी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। अभी आप कोई नया घर बुक करते हैं या खरीदते हैं तो बिल्डर आपके साथ एक एग्रीमेंट करता है और अक्सर ये देखा गया कि ये एग्रीमेंट बिल्डर के फेवर में ही होता है। बिल्डर अपनी मनमानी चलाता है और इस एग्रीमेंट को एक तरफा रखता है। अगर आगे जाकर के इसमें किसी भी तरह का विवाद होता है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डर्स ने आपको कही हुई एमिनिटीज नहीं दी है, बिल्डर आपको पोजेशन देने में देरी कर रहा या पेमेंट को लेकर के कोई विवाद होता है, तो यहाँ पर जो भी होम बायर है उसको घाटा उठाना पड़ता है क्योंकि ये एग्रीमेंट एक तरफा होता है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी और कहा गया था कि रेरा एक्ट लागू हो चुका है और इसके तहत एक मॉडल एग्रीमेंट बनाया जाना चाहिए जिससे वो पूरे देश में लागू किया जा सके। तो अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मॉडल एग्रीमेंट सौंप दिया है। इस मॉडल एग्रीमेंट को जल्द ही पूरे देश के अंदर लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 19 जुलाई को करेगा और सभी का इसका पक्ष लेगा। केंद्र सरकार पहले ही सभी राज्यों का पक्ष इसमें ले चुकी है, खासतौर पर कि ये एग्रीमेंट जो होगा वो बायर के फेवर के अंदर होगा। तो इस एग्रीमेंट को पूरे देश के अंदर जल्दी ही लागू किया जा सकता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सुनवाई करने के बाद निर्देश दे दे तो ये एग्रीमेंट लागू हो जाएगा और जो बायर्स हैं, होम बायर्स, उसको इसका फायदा होगा। आने वाले बजट में सरकार टॉय सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। आखिर खिलौनों की इंडस्ट्री इन दिनों सरकार को क्यों लुभा रही है, ये जानने के लिए खिलौना फैक्ट्री पहुंचकर इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ने। हरियाणा की बहादुरगढ़ की इस फैक्ट्री में बन रहे ये खिलौने बच्चों को तो पसंद आते ही हैं, इन दिनों सरकार को भी खूब लुभा रहे हैं। सरकार जानती है कि इन खिलौनों की बदौलत झटपट नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं
वो भी कम लागत पर। मसलन इस फैक्ट्री में 2020 के बाद करीब 18 करोड़ का निवेश किया गया, जिससे 400 अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला। थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो जैसे हम मेन सिटी में नहीं हैं तो लेबर की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी की परेशानी रहती है। जितनी हम अभी कैपेसिटी है हमारी, उसके हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड को ही पूरा कर पाते हैं। अगर जैसे PLI की बात करते हैं, हम कैपेसिटी जब नहीं बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट इज़ द ओनली ऑप्शन। इंडिया में तो लिमिटेड डिमांड है और बड़े प्लेयर्स और दूसरे भी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी टॉय सेक्टर को भविष्य का पावर हाउस का दर्जा दे चुके हैं। अब इस सेक्टर की आने वाले बजट से उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि इस बार बजट में करीब 35,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। इंडस्ट्री के मुताबिक इस स्कीम से टॉय सेक्टर के विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। अभी टॉय इंडस्ट्री की सालाना ग्रोथ 10 से 12% पर है। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और कैपिटल प्रोविज़न, दोनों का फ़ायदा होगा। एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नीचे आएगी और उसको सस्टेन करने के लिए जो हमारे को पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो आएगा। इससे हम उम्मीद करते हैं कम से कम जो रेट ऑफ ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री का 20% पर एनम इससे जाना चाहिए। रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने वाली इस PLI स्कीम पर टॉय सेक्टर की दावेदारी 3 वजहों से बढ़ जाती है। पहला, इस सेक्टर में लागत के मुकाबले रोजगार पैदा करने की क्षमता ज़्यादा है। हर $10 मिलियन के रेवेन्यू पर 1,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। दूसरा, टॉय की फैक्ट्री लगाने में दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मुकाबले काफ़ी कम समय लगता है। तीसरा, इसमें निचले तबके के लोगों को रोजगार बड़ी संख्या में मिलता है। 2-3 पॉइंट्स हमारे रहे हैं। एक तो खिलौने को एक ही उसमें रखा जाए कि 12% और 18% जो दो वाइफरकेशन है वो नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ पे 18% GST है, जबकि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हैं आज की डेट में, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारा ये सरकार से आग्रह है कि खिलौने की और बढ़ोतरी करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई टॉय बोर्ड बनाया जाए, जिससे कि सारे मैन्युफैक्चरर्स अंडर वन बोर्ड आ जाएं और कोई भी उनकी समस्या है किसी भी तरह की, तो जगह जगह उनको भागना ना पड़े। दरअसल पिछले कुछ सालों से टॉय सेक्टर की रौनक बढ़ने लगी है। ये सब शुरू हुआ कोविड के दौर में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में घरेलू टॉय इंडस्ट्री का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर बनने की अपील की। इसके तुरंत बाद नीतिगत तौर पर 2 बड़े फैसले हुए। पहला, इंपोर्ट ड्यूटी को 70% तक बढ़ा दिया गया और दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल के सख्त ऑर्डर जारी किए गए, जिसके बाद सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए BIS सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया। जिसके बाद 10 सालों के अंदर ही टॉय इंपोर्ट में 50% से ज़्यादा की कमी आई। वहीं एक्सपोर्ट ग्रोथ में 239% का भारी उछाल दर्ज किया गया। अब हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा फोकस था डोमेस्टिक मार्केट, जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। जब हमने अपना चैलेंज पूरा कर लिया, हमें पता है कि हम डोमेस्टिक मार्केट को पूरा फिल्टर कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑल्सो। अभी हमने पास्ट ईयर्स में कुछ एक्सपोर्ट्स किए हैं। लास्ट ईयर जब हमारी टॉय फेयर लगी थी, काफ़ी हमारे पास कंट्रीज़ के बाहर से आए थे, जिसमें से कुछ बाहर से हम लोगों को ऑर्डर दिए और हमारी क्वालिटी उनको अच्छी लगी, उन्होंने रिपीट ऑर्डर्स भी किए। भारत में खिलौनों की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भारी कमी है। पूरी इंडस्ट्री का 80% हिस्सा छोटे और मझौले उद्योगों का है। 4,000 से ज़्यादा MSME यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में जुटी हैं। फिलहाल इंडियन टॉयज़ इंडस्ट्री की USA, UK, जर्मनी समेत 100 से ज़्यादा देशों में मौजूदगी तो है, लेकिन $120 बिलियन के वर्ल्ड टॉय मार्केट में भारत की हिस्सेदारी महज 1% है। घरेलू टॉय इंडस्ट्री आज एक ऐसे मुकाम, एक ऐसे लॉन्चिंग पैड पर खड़ी है जहां उसे PLI स्कीम और इनोवेशन के लिए इंसेंटिव जैसे बूस्टर्स की सख्त जरूरत है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार कुछ ऐसे कदमों का ऐलान करेगी जिसके बाद घरेलू टॉय इंडस्ट्री अगले 4-5 सालों में $3 बिलियन का आंकड़ा छू सके, साथ ही भारत ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ सके। कैमरामैन बलवीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। अब टीवी देखने वालों के लिए ट्राई खुशखबरी लाया है। टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया टैरिफ ऑर्डर नोटिफाई किया है। ट्राई ने नेटवर्क कैपेसिटी फीस की 130 रुपये वाली सीलिंग को हटा दिया है। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को भी राहत मिली है, अब वो अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट पर 45% तक डिस्काउंट भी दे सकते हैं। पहले चैनलों के लिए ब्रॉडकास्ट
सिर्फ 15% तक डिस्काउंट देते थे। वहीं फ्री टू एयर चैनल वालों को चैनल पर बताना होगा कि ये फ्री चैनल है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।